नेक्स्ट ये इसी चार्ट में मैं ऐड कर दे रहा हूँ। नियरेस्ट, और ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। नियरेस्ट और नेक्स्ट इसे कहीं नोट कर दे रहा हूँ। नियरेस्ट और नेक्स्ट है। आप एल्डर होल्डर की बात कर रहे थे ना, एल्डर होल्डर, ठीक है। एल्डर होल्डर, चूंकि ये एडजेक्टिव है, दोनों ही एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है तो किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा, और नाउन जो है नाम होगा। नाम वो इंसान का हो, लिविंग का हो सकता है, नॉन लिविंग का हो सकता है। अगर लिविंग का है तो इंसान या जानवर का हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखने की बात यह है कि जो एल्डर वर्ड है, एल्डर, ठीक है, एल्डर, ये कंपैरेटिव डिग्री में लिया तो गया है ना, लेकिन इसको कंपैरिजन के यूज ही नहीं करते हैं हम, है ना, ठीक है। देखिए, तो एल्डर is used only with human being. फर्स्ट पॉइंट, ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होता है, जबकि ओल्डर is used with human being animals and non-living। अब यहाँ एक मामला ये फंस गया कि एल्डर का यूज हम ह्यूमन बीइंग के लिए तो करते हैं, ठीक है, और ओल्डर का भी यूज ह्यूमन बीइंग के लिए करते हैं। तो कहीं अगर ह्यूमन बीइंग नाउन ह्यूमन बीइंग को डिनोट कर रहा है तो उसके लिए हम एल्डर का यूज करेंगे कि ओल्डर का यूज करेंगे, ये मामला फंस जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे ये होगा, एक नोट लिख लेते हैं। एल्डर is used only with human being when, पहली बात तो ये कंपैरेटिव डिग्री में है। जब कंपैरेटिव डिग्री में है तो कंपैरिजन होगा, और कंपैरिजन कितने में होगा? सिर्फ दो में होगा, ठीक है। तो एल्डर इज यूज्ड ओनली विथ ह्यूमन बीइंग व्हेन they both are the members of the same family। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग के लिए ही एल्डर का यूज करते हैं जब दो लोगों में तुलना हो। लेकिन ह्यूमन बीइंग में भी जिन दो लोगों की तुलना होगी वो एक ही परिवार के सदस्य होंगे, एक बात, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट देयर मस्ट नॉट बी than in the sentence। ठीक है, एक ही परिवार के दोनों ही एक ही परिवार के सदस्य होंगे, लेकिन शर्त यह है कि अगर दो
दो लोगों में दो इंसानों की तुलना हो रही है और वो दोनों इंसान एक ही परिवार के सदस्य हैं, तब हम एल्डर का यूज कर सकते हैं कॉम्परेटिव डिग्री में। लेकिन फिर भी शर्त यह है कि वो सेंटेंस ऐसा बनना चाहिए कि उसमें देन कंजंक्शन का यूज होना नहीं चाहिए। अगर देन कंजंक्शन का यूज हो गया और भले ही दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो वहां पे हम एल्डर का यूज ना करके ओल्डर का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे अगर मैं कहूं, हिंदी में जैसे कहता है ज्येष्ठ भ्राता, तो ये ज्येष्ठ के सेंस में आता है और ये से बड़े के या से पुराने के सेंस में आता है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें रोहित इज द एल्डर ब्रदर ऑफ मोहित। तो ब्रदर लिख दिया तो भाई हो गए, एल्डर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस में देन भी नहीं आया है। पर अगर एक सेंटेंस ऐसा हम लिखते हैं अगर कि रोहित इज एल्डर देन हिज ब्रदर मोहित, तो दो इंसानों की तुलना हो रही है। जैसे कि ब्रदर वर्ड आ गया तो बता रहा है कि रोहित और मोहित दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, बल्कि सगे भाई हैं, है ना। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में चूंकि देन का यूज हो गया है, इसलिए एल्डर ना यूज होकर के ओल्डर का यूज करेंगे। क्लियर है भाई? यस सर। क्लियर है? ओके। और बाकी तो ये ओल्डर के यूज में कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, एल्डर में ही दिक्कत है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, बोलिए। सर ऊपर वाले में द कैसे लग गया है? यस सर। जहाँ पे ऊपर वाले में द, रोहित इज द एल्डर, द यहाँ पे लगेगा सर कंपैरेटिव? हाँ लग जाएगा, वो अभी हम आर्टिकल जब पढ़ाएंगे तो वो करा देंगे। ठीक है, ओके, ठीक है सर। ठीक है, ओके। मतलब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि कॉम्परेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा, ये ना? जी जी बोलो भाई। यस सर, यस सर। नहीं वो नहीं वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, चलता है। ठीक है, ओके। वो कैसे चलेगा वो आपको आगे इसी में बता देंगे। हाँ ठीक है, तो ये एल्डर ओल्डर हो गया और लिटिल और फ्यू हो गया और सम और एनी हो गया ना। ठीक है, उसके बाद क्या बचा भाई, कोई याद दिलाइए। फादर फर्दर। फादर फर्दर और क्या बचा तो फादर लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, सम एनी, एल्डर ओल्डर हो गया, लेटर लेटर हो गया, लास्ट लेटेस्ट हो गया, नियरेस्ट नेक्स्ट और नियरेस्ट नेक्स्ट और फादर फर्दर ना। ठीक है, यस। देखिए फादर और फर्दर, ये देखिए FARTHER, फादर और फर्दर FURTHER, फर्दर। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से इसको देखें तो ये क्या लिखा है, फार, तो ये कॉम्पेरेटिव है फार का, ये फार से बना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कॉम्पेरेटिव ऑफ फार। कॉम्पेरेटिव ऑफ फार, और जो फार का कॉम्पेरेटिव है तो इसको यूज कहाँ करेंगे? ठीक है, ऐसे सेंटेंस में यूज करेंगे जहां पे कंपैरिजन हो रहा हो, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज कहाँ करते हैं? जिस सेंटेंस में कंपैरिजन हो रहा है दो में। हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस। जबकि जो फर्दर है ये फर्दर कंपैरिजन का भाव ही नहीं देता है, फर्दर कहता है एडिशनल, एडिशनल या अहेड, AHEAD, अहेड, आगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम दें कि
यहां से मैं लेता हूं मुंबई इज farther ठीक है, या फर्दर, ठीक है, फर्दर मुंबई इज फार्दर या फर्दर फ्रॉम प्रयागराज देन दिल्ली। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। क्या आप लोगों ने इनिशियली पढ़ा है कि अगर देन कंजंक्शन का यूज हो गया है तो देन के माध्यम से तुलना की जाएगी, कंपैरिजन किया जाएगा। कितने में? 2 में। और जब 2 में कंपैरिजन किया जाएगा तो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या लगेगा? कंपैरेटिव। और आपने साफ साफ देखा है कि फार्दर जो है वो कंपैरेटिव है किसका? फार का, दूर का और ज्यादा दूर। ठीक है, फार्दर। और जबकि फर्दर कॉम्परेटिव नहीं बल्कि अतिरिक्त या आगे का भाव देता है, तो यहाँ पे फर्दर ना होकर के फार्दर होगा। भाव भी समझ लीजिए, मुंबई इज फार्दर फ्रॉम प्रयागराज देन दिल्ली। ठीक है, मुंबई जो है प्रयागराज से दिल्ली की तुलना में ज्यादा दूर है। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, ओके। अब एक सेंटेंस लिखते हैं, द chairman further या farther said that the exams shall be delayed। ठीक है, तो इसमें क्या भाव है? दूरी का भाव आ रहा है कि वो चेयरमैन ने आगे कहा या अतिरिक्त कहा? बोलो भाई। आगे का सर आगे का। ठीक है, यहाँ जिस तरह सेंटेंस लिखा गया है, यहाँ पे कहीं से भी सेंटेंस के माध्यम से कंपैरिजन का भाव आ रहा है क्या? नहीं ना। जब कंपैरिजन का भाव नहीं आ रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे फर्दर कर दीजिए। ठीक है, तो प्रैक्टिकल समझने के लिए ये बहुत अच्छा चीज है कि फार्दर जो है कंपैरेटिव है फार का, इसलिए फार्दर वही यूज होगा जहां पे कंपैरिजन का भाव आए। लेकिन हो सकता है कि कोई सेंटेंस ऐसा लिख दिया जाए कि वहां से कंपैरिजन का भाव आ रहा है पर एक्चुअली ये फर्दर से कंपैरिजन ना करके कुछ एडिशनल का सेंस आए, तो वहां पे देख लीजिएगा कि आगे उन्होंने कहा, ये उन्होंने अतिरिक्त ऐसा जोड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। नियरेस्ट और नेक्स्ट में नियरेस्ट और नेक्स्ट। जो नियरेस्ट है ये डिस्टेंस बताता है, डिस्टेंस में कम डिस्टेंस, नजदीक। ठीक है, और ये नेक्स्ट जो है ये पोजीशन बताता है, अगला। ठीक है, जैसे मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था तो मैं सामान एडजस्ट करने लगा, तो फेलो पैसेंजर ने मुझसे पूछा भैया किस स्टेशन पे उतरना है, तो क्या कहूंगा? आई शैल। उतरने का क्या होगा? ट्रेन से उतरने का क्या वर्ब होता है? बोर्ड होता है क्या? हाँ बोलिए, सही बोले थे, बोलिए। एलाइट होगा ना? ALIGST, एलाइट। आई शैल एलाइट
ठीक है, एट द नियरेस्ट या नेक्स्ट स्टॉप, नजदीक वाले स्टॉप पे उतरेंगे या अगले स्टॉप पे उतरेंगे? हेलो, अगले सर, अगले, नेक्स्ट। कोई दिक्कत? अब पता चला कि मैं एक नए शहर में गया था एग्जाम देने, स्टेशन के बाहर निकला तो वहाँ कुछ लोग खाना वाना खा रहे थे, बड़ी गंदगी थी। एक तो बरसात का मौसम, गंदगी बहुत ज्यादा थी, है ना, अब बदबू बहुत आ रहा था। तो मैंने, एक सज्जन मुझे दिखे थोड़े पढ़े लिखे, तो मैंने उनसे पूछा, ठीक है, कैन यू एडवाइस मी a good restaurant nearest या नेक्स्ट? क्या होगा? नियरेस्ट। क्योंकि हम तो नए हैं वहां के लिए, हमें क्या पता, बगल में होता तो उनसे पूछते क्यों, दिख ही जाता ना। क्लियर है? बोलो भाई। यस। तो अगर एक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना वर्बल, VERBAL, वर्बल। तो वर्बल का मतलब लोग समझते हैं स्पोकन, बोलने वाला, SPOKEN, स्पोकन, जो कि नहीं है। वर्बल का मतलब होता है रिटेन। ठीक है, अगर कोई आपसे कहता है कि यू विल हैव टू अंडरगो, यू विल हैव टू अंडरगो वर्बल एग्जाम, तो जनरली वर्बल का मतलब आमतौर पे हम लोग क्या समझते हैं, ओरल, मौखिक। ठीक है, तो वर्बल एग्जाम का मतलब क्या हो गया, रिटन एग्जाम। एनी डाउट? यू विल हैव टू अंडरगो रिटन एग्जाम, आगे सेंटेंस में पूरा कर दे रहा हूं, बिफोर द इंटरव्यू। इंटरव्यू तो ओरल ही होता है, लेकिन इंटरव्यू के पहले आपको वर्बल एग्जाम देना पड़ेगा, यानी कि रिटन एग्जाम देना पड़ेगा। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें क्या बचा, थोड़ा सा सोचने दीजिए। ये लगभग हो गया है। अब इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों का ये बनता है कि यूज ऑफ, जैसे अभी प्रेम ने पूछा सर वहां द कैसे आ गया, ठीक है, यूज ऑफ आर्टिकल्स विथ एडजेक्टिव। ठीक है, आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव के साथ। अब इस बात को जरा समझिए, हमने ये नहीं कहा है कि आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव के लिए, फॉर एडजेक्टिव नहीं, बिकॉज आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज्ड फॉर नाउन्स। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स विथ एडजेक्टिव का क्या मतलब है, इसको समझिए। बोले एडजेक्टिव है तो किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन को, और आर्टिकल है तो किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन को। तो इससे ये पता चलता है कि कहीं एक नाउन है तो इस नाउन को आर्टिकल भी क्वालिफाई कर सकता है और एडजेक्टिव भी क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि बोथ द आर्टिकल एंड द एडजेक्टिव
can both the article and adjective can qualify the same noun. ये बात समझ में आई? तो उसमें होता क्या है कि जब आर्टिकल भी और एडजेक्टिव भी एक ही नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव आएगा और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल रखा जाएगा। नाउन के पहले एडजेक्टिव आएगा और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आएगा। तो आर्टिकल की जो पोजीशन होती है वो एडजेक्टिव के ठीक पहले होती है। मतलब कभी आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप पहले एडजेक्टिव लगा दें बाद में आर्टिकल लगा दें, अगर एक ही नाउन को दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं तो। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। तो जैसे आप लोग कहते हैं कि राम इज अ गुड बॉय, हिंदी में आप बोल के देखिए, आप ये नहीं कहते हैं कि राम एक अच्छा लड़का है, हिंदी में कहते हैं राम अच्छा लड़का है। आप इंग्लिश में हिंदी में नहीं कहेंगे जगदीश टीचर है, आप कहेंगे हिंदी में नहीं कहेंगे जगदीश एक टीचर है, हिंदी में सीधे कहते हैं जगदीश टीचर है। जगदीश इज टीचर। ठीक है। हिंदी में कहते हैं यह कलम है, दिस इज पेन, दिस इज पेन। और ये दोनों सेंटेंस लिखे हैं हिंदी के अनुसार, पढ़ के देखिए। जगदीश टीचर है, एकदम सही है, ऐसे बोलते हैं जगदीश शिक्षक है। दिस इज पेन, यह कलम है, बिल्कुल सही है हिंदी के अकॉर्डिंग। लेकिन इंग्लिश में गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि सॉरी टीच लिख दिया, क्या टीचर होना चाहिए। ठीक है। ये नाउन है, काउंटेबल नाउन है। तो जब भी कभी आप काउंटेबल नाउन का यूज करें और वो काउंटेबल नाउन कैसा हो, सिंगुलर हो, तो किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को आप अकेला नहीं छोड़ सकते, उसके पहले एक डिटरमाइनर या कोई एक आर्टिकल, आर्टिकल इज अ टाइप ऑफ डिटरमाइनर, ठीक है, कोई एक आर्टिकल या डिटरमाइनर लगाना जरूरी होता है। ये बात समझ में आई? क्लियर है? तो उसको पर्टिकुलराइज या स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ पे क्लियर है? ओके। यहाँ पे ये जो लगा है वो गिनती के लिए नहीं लगा है, निश्चित तौर पे वो अच्छा लड़का ही है। यहाँ पे नाउन आया है और ये आर्टिकल है तो आर्टिकल नाउन को क्वालिफाई करेगा। यहाँ पे नाउन आया है और ये कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर में कैसा, काउंटेबल, तो सी लिखता हूँ, काउंटेबल सिंगुलर है। ठीक है। और ये गुड कौन है, गुड बॉय है। ठीक है। तो जब एक ही नाउन को एडजेक्टिव भी आर्टिकल दोनों ही क्वालिफाई कर रहे हैं तो हमेशा नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव आएगा और एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आएगा। ये पोजीशन इसकी रहेगी। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये बात हो क्यों रही है, तो ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। ध्यान सुनिए, जब भी किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए या एन जरूर आएगा। ठीक है। लेकिन जो आर्टिकल होता है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं करता है, बल्कि आर्टिकल नाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए या एन आएगा तब जब, हमेशा नहीं, तब जब एडजेक्टिव, पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है उसके बाद जो नाउन आ रहा है वो काउंटेबल होना चाहिए और काउंटेबल में सिंगुलर होना चाहिए। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन होता या प्लूरल होता तब तो हम नहीं लगाते। ये बात समझ में आई? यस सर। एकदम क्लियर है? जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस हम लिख दें, दिस is a good bread। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसे सोचे कि हमने पढ़ा था किताब में कि पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होगा तो उसके पहले ए या एन आएगा, तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव तो है, उसके पहले आपने ए लगा दिया, पर आर्टिकल जो है एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है या नाउन को, नाउन को क्वालिफाई करता है। और यहाँ जो ब्रेड नाउन आया है ये कैसा है, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के लिए तो आप किसी भी न्यूमरल का यूज नहीं कर सकते। दिस इज गुड ब्रेड। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, सुनिए, थोड़ा सा थकान लग रही है लग रहा है कि थायराइड थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो पहले थोड़ा पैरों में दर्द हो रहा था, तो मैं क्लास अभी करना चाहूंगा।
बाकी थोड़ा बहुत जो बचा है कल हो जाएगा जहाँ तक है, ठीक है। सर थैंक यू सर। थैंक यू सर।